हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 300। आज हम यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जूनियर असिस्टेंट जो 54 पोस्ट के लिए 19 जनवरी 2025 को पेपर कराया गया है, यानी कि आज उसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न था, कृति नहीं पढ़ी वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें भाववाच्य होगा। अगला प्रश्न है, हृदय में संचित रति आदि स्थायी भावों का कार्य मन और वचन की चेष्टा के रूप में प्रकट होना क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं विभाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द है? तो हुताशन और अनल ये दोनों पर्यायवाची हैं अग्नि के। अगला प्रश्न था, साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? तो जो साहित्य दर्पण पुस्तक है उसके रचनाकार हैं विश्वनाथ। अगला प्रश्न था, कौतुकार्थ अनुपयुक्त वचन या विकृत रूप रचना से आह्लाद युक्त मनोविकार हो तब कौन सा रस होता है? तो इनमें से कोई भी रस नहीं होता, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है? तो इन सभी में से सांध्य गीत, गीत पर्व, आत्मिका ये महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं, जबकि जो शोकोच्छ्वास ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला प्रश्न, जहां उपमेय या प्रस्तुत की उत्कृष्ट उपमान या अप्रस्तुत के रूप में संभावना या कल्पना की जाए, तो जहां उपमान या इसकी संभावना या कल्पना की जाती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी पद तत्सम है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। नवा प्रश्न था, बिहार की रचना सतसई बिहारी की रचना सॉरी सतसई में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो जो बिहारी जी थे उनकी रचना सतसई में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। 10वां प्रश्न था, कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें विभक्ति कहते हैं। 11वां प्रश्न था, किस विद्वान के अनुसार तक, पर, मात्र, वैसा, सा, आजकल, परसों आदि अव्यय नहीं है? इनके क्योंकि इनके आगे कारक की विभक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऐसा किसने बोला था? तो गुरु कामता प्रसाद जी ने बोला था। अगला प्रश्न था, इक्षु का तद्भव शब्द क्या है? तो इक्षु संस्कृत का तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव शब्द है वो है ईख यानी कि गन्ना। 13वां प्रश्न था, फूले का सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न था, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी थी? तो किसने रीतिकाल को श्रृंगार काल बोला है? तो वो थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। 15वां प्रश्न था, उन्मादिनी किसकी रचना है? तो उन्मादिनी जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। 16वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुसुमशस शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो ये जो कुसुमशस शब्द है ये जो है ये कामदेव का जो है वो पर्यायवाची है। बाकी के जो शब्द हैं कंदर्प, मनसिजा और पंचसर ये सभी के सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं। जबकि इसमें जो बी ऑप्शन है देव नदी ये गंगा का पर्यायवाची है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो जाएगा देव नदी जो कि गंगा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न था, रामाज्ञा प्रश्न किसने लिखी है? तो रामाज्ञा प्रश्न लिखी थी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। रामचरितमानस और रामाज्ञा प्रश्न दोनों ही जो है वो तुलसीदास जी ने लिखी थी। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी कही है? तो इन्होंने 8 जो है वो भाव बताए हैं। आपको पता होगा भरत मुनि ने ही नाट्य शास्त्र की रचना की है। 19वां प्रश्न था, माखनलाल चतुर्वेदी को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो उनकी पुस्तक थी हिम तरंगिनी और इनको 1955 में तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को 1955 में हिम तरंगिनी जो इनकी अ, साहित्य रचना थी उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो हिंदी काफ़ी टफ पूछी गई थी। किस वाक्य में अधिकरण कारक है? तो इसमें से जो पुस्तक के मेज़ पर रखी गई है, तो में और पर में क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न था, जहाँ 2 वस्तुओं में विभिन्नता रहते हुए भी उनके रूप, रंग, गुण, स्वभाव आदि की समता की जाए, वहाँ कौन-सा अलंकार होता है? तो ऐसी परिस्थिति में कौन-सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। 22वां प्रश्न था, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण जी। 23वां प्रश्न है, पर्णकुटी का विग्रह होगा। तो पर्णकुटी यानी कि पर्ण यानी पत्तों से निर्मित कुटी, तो पत्तों से बनी कुटी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन ए। 24वां प्रश्न था, किस विद्वान ने प्रविशेषण को अंतर विशेषण कहा है? तो कामता प्रसाद गुरु जी ने ही प्रविशेषण को अंतर विशेषण कहा है। 25वां प्रश्न है, छंद के कुल कितने अंग हैं? तो छंद के कुल जो है वो 7 अंग होते हैं। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 26वां प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान के लेखक कौन है? तो बिंब विधान के लेखक हैं केदारनाथ सिंह जी। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान किसने लिखी है? तो ये है केदारनाथ सिंह जी।
अगला प्रश्न है, सैयद इब्राहिम किसका वास्तविक नाम है? तो जो रस खान थे, इनका वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। काफ़ी जो है ये टफ प्रश्न है। 28वां प्रश्न था, छंद की प्रथम चर्चा किसमें हुई है? तो छंद की प्रथम चर्चा हमें ऋग्वेद में मिलती है। छंद का प्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। अहेर का तत्सम शब्द क्या है? तो अहेर जो है ये आखेट यानी शिकार करना, उसका जो है तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, किस भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तो किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहेंगे? हम तत्सम कहेंगे। 31वां प्रश्न है, एक परिवार में शिव प्रकाश की पत्नी, उनके 2 विवाहित भाई, जिनमें से एक के 2 बच्चे हैं और दूसरे के कोई संतान नहीं है, परिवार में कितने सदस्य हैं? तो ये रीज़निंग का प्रश्न है, तो इसमें टोटल 8 सदस्य हो जाएँगे, 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक शिव प्रकाश जी खुद हैं, एक उनकी पत्नी, 2 लोग ये हो गए, 2 उनके भाई हो गए, 2 उनकी वाइफ़ हो गई, तो 4 यानी कि 2 6 हो गए और एक जो उनके भाई के 2 बच्चे हैं 2, तो 6 2 8 सदस्य होने चाहिए। इन अ फैमिली अगला प्रश्न है, सर्वथा भिन्न चुनिए, यानी कि इनमें से ऑड वन आउट चुनना है। तो स्क्वायर है, स्फीयर है, रेक्टेंगल है और सर्कल है। इनमें से जो आप देखेंगे 3 ऑप्शन जो हैं ये 2 डायमेंशनल हैं, जो कि और जो ये आपका स्फीयर है ये 3 डायमेंशनल होता है। तो गोला जो होता है ये आपका त्रि-आयामी जो है स्ट्रक्चर है, बाकी सारे जो है वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होंगे। 33वां प्रश्न था, सुमित बिंदु ए से पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है। फिगर में देखेंगे तो 20 मीटर चलेगा पूर्व की ओर, इधर की तरफ, फिर दक्षिण-पश्चिम दिशा में 20 मीटर चलता है। तो यहाँ से मान लिया हमने इस पॉइंट से यहाँ चलता है, फिर यहाँ चला आएगा दक्षिण-पूर्व की ओर, दक्षिण-पश्चिम की ओर 20 मीटर, फिर वापस वो उत्तर-पश्चिम की ओर 20 मीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुँच जाता है। यानी कि वो अपने ही जो है ये आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल बनेगा, तीनों साइड इसके बराबर हो जाएँगी, तो वो जिस पॉइंट से शुरू होता है उसी पॉइंट पर पहुँच जाता है। तो पूछ रहा है ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो हो जाएगी 0 मीटर। तो जहाँ से चला था वहीं वापस पहुँच जाएगा। अगला 34वां प्रश्न था, 35 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में शुद्ध दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, 4:1 है। 35 लीटर दूध है, जिसमें पानी का और दूध का रेशियो कैसे है 1:4 या 4:1 है। तो इसमें से हम निकाल सकते हैं 4:5 दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल 5 हो जाएगा। 5 को अगर हम डिवाइड करेंगे 35 से तो हो जाएगा 7, यानी कि 7 जो है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 यानी कि 28 लीटर हमें दूध मिलेगा और पानी कितना बचेगा 7 लीटर। तो 35 लीटर में 28 लीटर दूध हो गया और 7 लीटर पानी हो गया। अब पूछा यदि मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो पहले टोटल 28 लीटर दूध था, 7 लीटर पानी था। तो अब इसमें 7 लीटर पानी मिला रहा है, तो यानी कि जब जो नया जो सॉल्यूशन बनेगा, उसमें पानी कितना हो जाएगा 7 लीटर पहले था और 7 लीटर पानी और मिला रहे हैं, तो 14 लीटर पानी हो गया। मगर दूध की मात्रा तो अभी भी पहले वही थी, तो दूध 28 लीटर था, पहले था, अभी भी वही है, लेकिन पानी की मात्रा कितनी हो गई 14 लीटर हो गई। तो अब तुमसे हमसे पूछा है कि जो परिणामी मिश्रण होगा, जो रिजल्टेंट मिक्सचर होगा, उसमें पानी और दूध का क्या रेशियो होगा? तो दूध तो सेम रहेगा 28 लीटर और पानी हो गया 14 लीटर, तो रेशियो कितना हो जाएगा 2:1 का रेशियो हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है ये बैंकिंग में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ये पूछ रहा है एक इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज द कोड फॉर द सेंटेंसेस गिवन इन कॉलम ए एंड कॉलम टी, यानी कि इसमें शब्द दिए हैं उसके यहाँ पे कोड दिए गए हैं, उसी हिसाब से हमें डिकोड करना है। तो इसको जब हम क्रॉस चेक करेंगे कई सारे ऑप्शन से वेरीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा शी को रूप में कोडित शब्द है तो वो हो जाएगा फूड। शी किसको कोड करता है इनमें से तो हो जाएगा फूड। 36वां था सेव के लिए कोड क्या है? तो सेव के लिए इनमें हो जाएगा MA यानी कि माँ। 37वां प्रश्न था, एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और आयत की चौड़ाई भी 40% बढ़ा दी जाती है। यानी कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को 40-40% इंक्रीज़ कर दिया जाता है। तो तुमसे पूछ रहा है रिजल्टेंट जो रेक्टेंगल होगा उसका जो क्षेत्रफल होगा उसमें कितनी वृद्धि होगी? यानी कि कितने परसेंटेज इंक्रीज़ होगा उसके एरिया में। तो हमने मान लिया पहले x लेंथ थी और y ब्रेड्थ थी। अब इसने बोला x और y तो टोटल ये हो जाएगा xy। अब ये बोल रहा है कि 40-40% दोनों में वृद्धि कर दी। तो नई जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1.4x 1.4y। तो नया रेशियो जो नया एरिया होगा वो कितना हो जाएगा 1.4x इंटू 1.4y यानी कि 1.96xy। पहले xy था अब 1.96xy हो गया है। तो रिजल्टेंट कितना इंक्रीज़ हो जाएगा तो 0.96 जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब हम इससे देखेंगे इंक्रीज़ कितना हुआ परसेंटेज तो हो जाएगा 96%। पहले XY था अब 1.96 हो गया है, तो रिज़ल्ट कितना इंक्रीज़ हुआ 0.96 इंक्रीज़ हुआ। जब हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 96%। अगला प्रश्न है जब दर्पण को रेखा AB पर रखा जाए तो विकल्पों में से सही दर्पण का प्रतिबिंब चुनें। तो मिरर इमेज बतानी है।
ए और बी इस एक्सिस पे रखा गया, ये हमारी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमें पता होगा मिरर के पास जो ऑब्जेक्ट जितना पास होता है उसकी इमेज भी उतनी पास बनेगी। यानी कि ये जो एरो का टिप है, ये इसके इधर ही पास बनेगा और जो जितना दूर होता है यानी कि ये जो इसका टेल है, इस एरो का जो सीधे-सीधे एरो है, उसकी टेल उतनी ही दूर बनेगी। तो ये एरो का हेड हो जाएगा और इधर इसका टेल बन जाएगा। इसी तरह ये जो एरो है, इसका जो हेड है वो इस तरफ बनेगा और उसकी टेल उतनी दूर हो जाएगी। जो मिरर के पास जितना होगा, उसकी इमेज भी मिरर के उतनी ही पास बनेगी। जो ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर होगा, जो उतनी उसकी दूर इमेज बनेगी। तो इसके जो सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन। 39वां प्रश्न था, एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर हैं, सिर गिनने पर उनकी संख्या 80 है। यानी कि सिर तो सबके एक ही होंगे, तो टोटल जो हिरण और मोर की संख्या है वो 80 हो जाएगी। उनके पैरों की संख्या 200 है, तो कितने मोर हैं, ये बताना है हमें, कितने पीकॉक हैं। तो आपको पता होगा पीकॉक जो मोर होता है उसके 2 पैर होते हैं और जो हिरण होता है उसके 4 पैर होते हैं। हमने एक्स और वाई मान लिया। मान लिया कि हिरण कितने हैं, एक्स हैं, मोर कितने हैं, वाई। तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 80, यानी कि टोटल नंबर तो उनके सर यानी कि टोटल नंबर 80 हो जाएँगे। अब उनके पैरों की इक्वेशन बना लेते हैं। तो हिरण के 4 पैर होते हैं यानी कि 4x प्लस मोर के 2 पैर होते हैं 2y, तो 4x प्लस 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी 200 हो जाएगी। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 80 है, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 200 है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें मोर की संख्या मिल जाएगी 60, 60 मोर हो जाएँगे और 20 हो जाएँगे हमारे हिरण। अगला प्रश्न है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। यह तस्वीर किसकी थी? तो यह तस्वीर उसके जो है पुत्र की होगी और उसका जो मतलब उस तस्वीर वाले का पिता जो होगा वो स्वयं ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उसके पुत्र की तस्वीर। अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 41 टू 43, एक पाई चार्ट हमें दिया हुआ है। पाई चार्ट दिया हुआ है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन्स पूछे गए हैं। तो इसमें बोला है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स आर पोल्ड वेयर वाज़ 720, यानी कि जो टोटल वैल्यू है, तो एक पाई चार्ट इसकी जो सर्कल है, इसका टोटल जो थीटा एंगल ब निकलेगा वो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अब ये बोला है इन सभी की वैल्यू जो है वो 720 के बराबर है, यानी कि 360 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा 720, यानी कि 1 डिग्री की वैल्यू हमें मिल जाएगी इसमें 2। तो 1 डिग्री की वैल्यू 2 मिल जाएगी, तो हम इससे निकाल सकते हैं। अब इसमें जैसे शिवरामन दिया है 120 डिग्री, यानी कि शिवरामन को वोट कितने मिले होंगे? तो उसका डबल कर देंगे 240 मिले होंगे। विश्वनाथ 100 डिग्री बना रहा है, इसका जो एंगल है, तो इसको कितने वोट मिले होंगे? इसको 200 वोट मिले होंगे। परमजीत को 80 डिग्री है, तो इसको मिले होंगे 160 वोट। इसी तरह याशीन को मिले होंगे 120 वोट। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें पूछ रहा है विजेता कौन है? तो सीधी-सी बात है, जिसका जो आर्क है वो ज़्यादा एंगल बना रहा है, उसको ज़्यादा वोट मिले हैं, तो वही विजेता होगा। इनमें से विजेता कौन हो जाएगा? शिवरामन। अगला प्रश्न था अगला प्रश्न है, किसी भी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त न्यूनतम मतों की संख्या कितनी है? तो सबसे कम मत किसको मिले हैं? जो सबसे कम एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी कि याशीन को सबसे कम मत मिले हैं और कितने मिले हैं? 60 इंटू 2 कर देंगे क्योंकि 1 डिग्री की वैल्यू 2 है। तो इसको कितने मत मिले हैं? कितने वोट मिले हैं? 120, इसको 120 मत मिले हैं। अगला प्रश्न है, विजेता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को कितने मतों से हराया? तो विजेता कौन था? शिवरामन, इसको कितने वोट मिले थे? 240, 120 इंटू 2 और इसका निकटतम प्रतिद्वंदी कौन यानी कि रनर अप कौन रहा? विश्वनाथ। इसको कितने वोट मिलेंगे? 100 इंटू 2 यानी कि 200, तो 240 माइनस 200 यानी कि इसने 40 वोटों से हराया था शिवरामन ने विश्वनाथन को या विश्वनाथ को। अगला प्रश्न है, ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की पुत्री है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी का अर्थ है ए बी का पिता है तथा ए डिवाइड बाय बी का अर्थ है ए बी की माँ है। तो हमें एक इक्वेशन दी है m क्रॉस n प्लस o माइनस p डिवाइड बाय q। तो m और q से रिलेशन पूछ रहा है। इसको अगर हम जो हेरिडिटी ब्रांच वाले तरीके से निकालेंगे तो हमें जो ऑप्शन मिलेगा तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से वह आकृति ज्ञात कीजिए जिसे समस्या आकृति को बगल में रखने पर समस्या आकृति का क्रम जारी रहेगा। तो इसमें ये वाला फिगर हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या सीक्वेंस बन रही है। पहले ये सर्कल ऊपर था, फिर ये सर्कल बीच में आ जाता है अगले फिगर में, मगर इसका जो लोअर पोर्शन होता है सर्कल का वो ब्लैक हो जाता है। फिर ये सर्कल जो है वो वापस अ, एकदम बॉटम पे आ जाता है और इसका पूरा का पूरा जो सर्कल है वो ब्लैक हो जाता है। तो हमसे चौथा ऑप्शन पूछ रहा है, चौथा जो हमें फिगर दिया है उसमें एक रेक्टेंगल दिया गया है। तो जो 5वाँ यहाँ पे बॉक्स बनेगा उसमें क्या होगा, ये रेक्टेंगल जो है अगर इसी सीक्वेंस को फॉलो करें तो ये रेक्टेंगल बीच में आ जाएगा और रेक्टेंगल के जो लोअर पोर्शन होगा, आधा रेक्टेंगल का लोअर पोर्शन वो ब्लैक हो जाएगा। तो इसमें से सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि मल्टीप्लाइड का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाइड है, डिवाइड का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ माइनस है, तो हमें ये इक्वेशन दी है 3 - 15 डिवाइड बाय 19।
दोनों को सभी ब्रेसेस में है, ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाइड बाय 8 + 6 तो इसमें हम जब वैल्यू पुट करेंगे, सारे के सारे साइन्स को जब पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2। अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन-सी संख्या आएगी? तो हमें ये रीज़निंग का प्रश्न है। इसमें देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। तो इसमें 5, 9, 7, 3 और बीच में आया 71 इसी तरह सेकंड है, इसी तरह थर्ड है। तो पहले वाले में हम लॉजिक देखते हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं, जो अपोज़िट जो वैल्यू लिखी हुई है 9:7 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आउटर जो दूसरे सर्कल की वैल्यू है उनको ऐड कर रहे हैं। तो 9 7 63 हो जाएगा। फिर उसमें +5 +3 यानी कि 63 + 8 = 71 वो बीच की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह सेकंड फिगर में देखते हैं 4 4 16 हो जाएगा और फिर 16 में 8 2 8 + 2 यानी कि 10 को ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा। इसी तरह लास्ट वाले फिगर में देखेंगे 8 6 48 हो जाएगा, फिर उसमें 11 + 3 यानी कि 14 ऐड कर देंगे 48 में, तो हमें मिल जाएगा 62 तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी 62। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें 13 त्रिभुज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वह सबसे छोटा पूर्णांक कौन-सा है जिसे 18, 24 और 56 से विभाजित करने पर शेष 2 बचता है? द लीस्ट इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 24 एंड 56 लीव्स रिमाइंडर 2 तो इनमें से ऑप्शन हो जाएगा 506। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वें स्थान पर और वेंकट दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो श्रीनाथ बाएं से 22वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज इसमें निकलेंगे 33। अगला प्रश्न था, दिनांक 3 अप्रैल 2005, 6 अगस्त 2010 और 5 दिसंबर 2013 को दिनांक, माह, वर्ष के रूप में लिखने पर एक अद्वितीय गणितीय गुण होता है, यानी कि एक स्पेशल जो एक लॉजिक है वो निकलता है हमें। निम्नलिखित में से किस वर्ष के भारतीय स्वतंत्रता दिवस के समान गुण होता है? तो हम इसमें क्या लॉजिक है? इसमें लिख रहे हैं कि पहली जो संख्याएँ हैं, जैसे 3 को 3 लिखेंगे हम, फिर अप्रैल को हम 4 से डिनोट करेंगे और जो 2005 है, तो हम क्या लिखते हैं 05 लिख देते हैं। तो इसमें आ जाएगा 3, 4 और 5। इसी तरह 6 अगस्त 2010 को हम जब लिखेंगे, तो लिखेंगे 6, 8, 10 तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 4, 5 तो इसमें क्या लॉजिक लगेगा? जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें 5 का स्क्वायर 25 मिलेगा। इसी तरह 6 अगस्त 2010 को अगर हम लिखते हैं 6, 8, 0, 10 में, तो जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे 36 मिलेगा, 8 का स्क्वायर करने पे हमें 64 मिलेगा उन दोनों को जब ऐड कर देंगे 36 + 64 तो हमें 10 का स्क्वायर 100 मिलेगा। यानी कि मंथ, डेट और मंथ की जो वैल्यू है, जो डिजिट है, उनको स्क्वायर करके ऐड करने पर हमें जो ईयर का जो वैल्यू है, उसका स्क्वायर मिल रहा है। इसी तरह 5 दिसंबर 2013 को देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। दिसंबर यानी कि 12 वैल्यू होती है इसकी, तो 12 का स्क्वायर 144 144 में 25 को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 13 का स्क्वायर 169। इसी तरह इनमें से पूछ रहा है कि कौन-सा दिन होगा, यानी कि स्वतंत्रता दिवस वाला दिन पूछा है। यानी कि हमसे पूछ रहा है 15 अगस्त और ईयर कौन-सा है? तो 15 का स्क्वायर होता है 225, अगस्त हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64 तो 225 में जब हम 64 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 289 तो हमें 289 और 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। तो इसका आंसर हो जाएगा 2017। ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न था। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से चलती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर 15 मिनट देरी से बी स्थान पर पहुँचती है, बी स्टेशन पर। जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो वह 24 मिनट देरी से पहुँचती है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है? तो इस क्वेश्चन में हम 2 इक्वेशन बनाएँगे, जिसमें जो डिस्टेंस है दोनों स्टेशनों का, वो दोनों ही सिनेरियो में सेम रहेगा। तो D1 = D2 कर देंगे और डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। दोनों की इक्वेशन में हम स्पीड को जो कि दी हुई है और टाइम हम टी मान लेंगे, इसको अगर 15 मिनट देरी लग रही है तो पहली इक्वेशन हो जाएगा टी प्लस 15 मिनट, 15 मिनट को हम कन्वर्ट कर लेंगे आवर में, 15/60 कर लेंगे। इसी तरह सेकंड इक्वेशन बनाएँगे, स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम में, तो 30 किलोमीटर उसमें मल्टीप्लाइड करेंगे टाइम से, T2 क्या हो जाएगा? 24 मिनट है, तो T प्लस क्योंकि ये भी देर से पहुँच रही है, ज़्यादा समय ले रहा है, तो T प्लस 24 मिनट, 24/60 कर देंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, तो हमें जो आंसर है वो मिलेगा 18 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, प्रश्न आकृति के पैटर्न को विकल्पों में दी गई कौन-सी आकृति पूरी करती है? तो इसमें ये वाली देखते हैं। तो इसमें पूछ रहा है, इनमें से कौन-सा जो फिगर है वो इस पूरे कंप्लीट क्वेश्चन को पूरा करेगा? तो हम देखते हैं ये जो साइड वाली लाइन्स हैं वो एक-दूसरे को टच करते हुए निकल रही हैं डायगोनली। तो इसमें जो डायगोनली आनी चाहिए वो इस डायरेक्शन में आनी चाहिए, आपके साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में आनी चाहिए यहाँ पे। तो ये इसमें से जो ये ऑप्शन है ये हट जाएगा, ये ऑप्शन हट जाएगा। तीसरा और सी और डी ऑप्शन बच रहा है। आगे चलते हैं। इसमें जब हम देखेंगे तो इसके अपोजिट देखते हैं 2 लाइन्स निकली हुई है परपेंडिकुलर। तो इसमें एक ही ऑप्शन बच रहा है जिसमें ऐसी सिचुएशन है, वो है डी ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
बेसिकली ये मिरर इमेज है एक दूसरे का। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम में व्यवस्थित करिए। तो इनको डिक्शनरी के हिसाब से जब हमें वो व्यवस्थित करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा डी 42513। 55 क्वेश्चन है, एक सीक्वेंस दी है 75, 77, 72, 80, 69, 83 और हमसे 2 डिजिट पूछी है नेक्स्ट। तो इस सीक्वेंस में क्या होगा? लॉजिक क्या चल रहा है? तो 75 में 2 ऐड करने पे 77 मिलेगा, फिर 77 में हम 5 माइनस कर देंगे, फिर 72 में 8 ऐड करेंगे, तो हो क्या रहा है? 2 जो हम ऐड कर रहे थे उसमें फिर 3 ऐड करते हैं, तो 5 मिलता है। फिर वो डिजिट हम इससे माइनस कर देते हैं, 5 हम माइनस कर देंगे 77 से, फिर 72 फिर 5 में से 3 फिर ऐड करेंगे तो 8 और उस डिजिट से 8 माइनस कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू में 80 होगी, 80 में हम 11 माइनस करेंगे, फिर 69 मिलेगा हमें, 69 में हम 14 ऐड कर देंगे, फिर 14 जो हमें 83 मिलेगा उसमें क्या करेंगे 17 हम माइनस कर देंगे। तो जब वो 83 से 17 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 66, फिर आ जाएगा 20, 17 में 3 ऐड करेंगे तो हम 20 मिलेगा और 66 में 20 ऐड करने पे हमें आंसर मिलेगा 86। तो इस सीक्वेंस में आएँगे 66 और 86। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव यानी कि जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट वो मेजरली रिस्पॉन्सिबल है कौन-सी गैस? तो कौन-सी गैस जो है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है? तो उसमें जो सबसे बड़ा जो कारण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन का नंबर आता है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड का नंबर आता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ओज़ोन लेयर डिप्लीशन के लिए होती है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए नहीं है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये आ जाएगी आपकी ओज़ोन डिप्लीशन लेयर है, इससे ओज़ोन जो लेयर है उसको हानि पहुँचती है, जबकि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेजर गैस है इसका कारण। अगला प्रश्न है, एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एम्नेस्टी इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में स्थित है और इसको अभी इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, एम्नेस्टी इंटरनेशनल को। अगला प्रश्न था, इतिहास के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्रोतों पर विचार करें। पहला है इलाहाबाद शिलालेख, दूसरा है कालिदास की रचनाएँ, तीसरा विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस और चौथा है राजशेखर की काव्य मीमांसा। आगे बोल रहा है, उपयुक्त में से कौन-सा स्रोत हमें गुप्त इतिहास का अध्ययन करने में मदद करते हैं? तो ये सारे के सारे ही जो स्रोत हैं, वो हमें गुप्त इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक भारतीय एथलीट जिसे लोकप्रिय रूप से पॉकेट डायनामो के नाम से जाना जाता है, तो वो हैं खशाबा दादा साहेब जादव। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में है और यहीं पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हेडक्वार्टर है गुड़गाँव में, गुड़गाँव हरियाणा में। अगला प्रश्न है, सरिस्का टाइगर रिज़र्व कहाँ है? तो सरिस्का टाइगर रिज़र्व कहाँ है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने और रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले जो है वो न्यूक्लियस देखा था। रॉबर्ट हुक ने सेल कब देखा था? 1665 में, 1665 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें जो प्लेट्स हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो ए ऑप्शन अगर आपको पता होगा कि कोकस प्लेट जो है वो मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर की प्लेट के बीच में है, तो आप ये ऑप्शन जो है क्वेश्चन कर सकते थे। तो ए का 2 हो जाएगा। सिर्फ एक ही की जानकारी से आप ये पूरा का पूरा आंसर कर सकते थे। ए का 2 फिर बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न था, सातवाहन वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, सीमुक इस वंश का संस्थापक था। बिल्कुल सही है, सातवाहन वंश की जो स्थापना थी वो सीमुक ने की थी। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। हाँ, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी और एक और भी थी इनकी राजधानी जो कि अभी आंध्र प्रदेश जो अपनी नई राजधानी बना रहा था, वो भी इनकी राजधानी थी। तीसरा ऑप्शन है, इस वंश के 7वें राजा हला ने संस्कृत भाषा में गाथा सप्तशती लिखी है। बिल्कुल सही है, हला ने गाथा सप्तशती लिखी थी। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएँगे। हाँ, प्रतिष्ठान भी थी और अमरावती भी थी। तो अमरावती और प्रतिष्ठान दोनों ही इनकी सातवाहन वंश की राजधानी थी। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी यानी कि तीनों ही ऑप्शन जो है स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न था एफैंटेसिया जो है इसके बारे में पूछा गया है। एफैंटेसिया एक बीमारी होती है, एक कंडीशन होती है उसके बारे में है। एफैंटेसिया या मानसिक दृश्य बनाने में चित्र बनाने में असमर्थ होते हैं लोग जो इससे ग्रसित होते हैं, बिल्कुल सही है। इसे पहली बार 1880 के दशक में फ्रांसिस गैल्टन ने देखा था या नोटिस किया था, डिस्कवर किया था, ये भी बिल्कुल सही है। इस स्थिति वाले व्यक्ति अपने दिमाग में चित्रों की कल्पना नहीं कर सकते, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था और एग्ज़ैक्ट डेट कौन-सी थी? तो 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न था, वायुमंडल की वह परत जिसमें ऊँचाई बढ़ने के साथ-साथ
तापमान कम होने लगता है। तो ऐसा कौन-सी जो लेयर है उसमें होता है? तो ये ऐसा होता है ट्रोपोस्फियर में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन। ट्रोपोस्फियर में जैसे-जैसे हम हाइट पे जाते हैं, तो वैसे-वैसे क्या होता है टेम्परेचर जो है वो कम होने लगता है और ट्रोपोस्फियर में ही यहाँ पे बैड ओज़ोन होती है। आपसे पूछेगा गुड ओज़ोन कौन-सी है, कहाँ पे पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फियर में यानी कि ओज़ोन लेयर जो हमें स्ट्रेटोस्फियर में मिलती है, उसे हम गुड ओज़ोन बोलते हैं, जबकि जो ट्रोपोस्फियर है, वहाँ पे बैड ओज़ोन मिलती है, जो कि हानिकारक है। अगला प्रश्न है रामसर स्थल तवा जलाशय किस राज्य में स्थित है? तो जो तवा जलाशय है या इसको कहते हैं तवा रिजर्वायर ये मध्य प्रदेश में है। इससे पहले जो हमने झील वाला जो ऑल इम्पोर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया जो लेक्चर दिया है उसमें सारी की सारी इम्पोर्टेंट लेक्स दी गई हैं, उसमें ये भी है तवा जलाशय, तवा रिजर्वायर भी बताया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन-सी हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई जो कृतियाँ हैं वो कौन-कौन सी हैं? नागानंद नागानंद है, प्रियदर्शिका है और रत्नावली है। तो नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली जो है ये 3 जो कृतियाँ हैं ये हर्षवर्धन की सबसे फ़ेमस हैं। तो इसमें जो कादम्बरी है ये हर्षवर्धन ने नहीं लिखी थी, कादम्बरी लिखी थी बाणभट्ट ने। कादम्बरी किसने लिखी थी? बाणभट्ट जी ने लिखी थी, जबकि हर्षवर्धन की जो फ़ेमस जो कृतियाँ हैं वो कौन-कौन सी हैं? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। अगला प्रश्न आया था, एंटी सीरम एक सीरम होता है जिसमें होता है, तो एंटी सीरम वही जो होता है जिसमें एंटी सीरम के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं। बेसिकली जो भी हम एंटीबॉडीज़ या जो भी हम लेते हैं जाके उसको एंटी सीरम ही कहते हैं। यानी कि जब भी आप टिटनेस का जो टिटनेस का टीका लगाते हैं उसमें भी हमें एंटीबॉडी ही मिलती है जिसको एंटी सीरम ही कहते हैं। तो एंटी सीरम में क्या होता है एंटीबॉडीज़ होती हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 की शुरुआत कहाँ हुई? तो ग्लोबल फ्रेट समिट कहाँ हुई थी? दुबई में हुई थी। अगला प्रश्न आया था, राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है 22 दिसंबर को और इसी दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है वो जन्मदिन होता है रामानुजाचार्य का, रामानुजन का होता है इस दिन 22 दिसंबर को, इसलिए इस दिन नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। अगला प्रश्न आया था, जी20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था, ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में। अगला प्रश्न आया था, चैट जीपीटी किसके स्वामित्व में है? यानी कि चैट जीपीटी की पैरेंट कंपनी कौन-सी है? तो चैट जीपीटी ओपन एआई इसकी पैरेंट कंपनी है, यानी कि चैट जीपीटी जो है वो ओपन एआई का प्रोडक्ट है। अगला प्रश्न है, गंगा सागर मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो गंगा सागर मेला जो है ये पश्चिम बंगाल में होता है, हर साल आयोजित किया जाता है। 76वां प्रश्न आया था, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी वीएस वाकड़कर जी ने और किस साल में की थी? तो 1957 में। कहाँ पे की थी? तो ये की थी मध्य प्रदेश में, भीमबेटका की गुफाओं। यहीं पे जो शैल चित्र हैं यानी कि पत्थरों पर सबसे पुराने जो है वो चित्र मिले हैं। अगला प्रश्न था, जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इसमें से शिगेरू इशिबा जो है वो करंट में जापान के जो है प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न है, यूएनसीईडी का मतलब क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म है, वो है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये फुल फॉर्म है यूएनसीईडी का। 69वां प्रश्न आया 79th प्रश्न था, प्रभुत्व के नियमों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये आपसे पूछ रहा है, ये जो मेंडल के जो उन्होंने मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे स्वीट पी के ऊपर, गार्डन पी के ऊपर, तो उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट दिए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। हाँ, उन्होंने फैक्टर ही बोले थे और उन्होंने बोलते हैं कैरेक्टर्स को ही कंट्रोल करते हैं। तब जीन शब्द का जो है वो जो जीन शब्द है वो कॉइन नहीं किया गया था। तो उन्होंने उसको फैक्टर बोला था। फैक्टर्स अकर इन पेयर, बिल्कुल वो दोनों जो फैक्टर्स हैं वो पेयर में ही अकर होते हैं और जो जो फैक्टर्स होते हैं उनको जो पेयर में अकर होते हैं उनको एलील्स कहते हैं, जो कि अलग-अलग जो है वो फेनोटाइप डिसर्व करते हैं, शो करते हैं, उनको कहते हैं एलील्स। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर। ये बिल्कुल एकदम सही बोला था। उन्होंने बोला था कि एक या तो हमेशा डोमिनेट करेगा और दूसरा रिसेसिव होगा। को-डोमिनेंस वाला जो था वो तब उनके में नहीं आया था। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएँगे। अगला प्रश्न था, भारत के चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है, अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग के कार्यालय के लिए प्रावधान करता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा है, संसद उनके वेतन का निर्धारण करता है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
संसद जो है वो एक समिति बनाता है और वो ही जो है वो इनका जो वेतन है उसका निर्धारण करता है। जो चौथा ऑप्शन है डी, चुनाव आयुक्त के कार्यकाल की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है, ये गलत है। ये जो है इनके जो चुनाव आयुक्त की कार्यकाल की अधिकतम अवधि है ये 6 वर्ष होती है या 65 ईयर ऑफ एज, यानी कि या तो वो 6 साल तक करेंगे मगर अगर उससे 6 साल से पहले ही वो अपने कार्यकाल से पहले अगर 65 साल के हो जाते हैं, तो भी वो जो है उनका कार्यकाल जो है वो खत्म हो जाएगा। तो 6 साल या 65 ईयर्स ऑफ एज। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, ये कथन जो है वो सत्य नहीं है। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछा था। अगला प्रश्न है, उत्पादों को उनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं जैसे गुणवत्ता और आकार के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज़ क्वालिटीज़ एंड साइज़, इसको कहते हैं हम ग्रेडिंग, यानी कि ग्रेडिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी का खिताब पाने वाला जिला कौन-सा है? तो रामपुर है, रामपुरी चाकू फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करने से पहले सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों में सोने के रूप में बनाए रखने के लिए आवश्यक रच का अनुपात है। इसमें सोना भी होता है, कुछ कैश भी होता है, बाकी चीजें भी होती हैं। उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इंग्लिश में इसको शॉर्ट फॉर्म में एसएलआर भी कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इट इज द अमाउंट दैट द कमर्शियल बैंक्स रिक्वायर टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड ऑन गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू इट्स कस्टमर। अगला प्रश्न आया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन-सा है? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था, तो ये हो जाएगा लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न आया था, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो हमको सबको पता होगा एमएसएमई पे कौन-सा जो जो योजना चल रही है उत्तर प्रदेश की, वो है एक जिला, एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट, ओडीओपी। अगला प्रश्न आया था, प्राथमिक बाजार के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? प्राथमिक बाजार। प्रतिभूतियाँ कंपनियों द्वारा निवेशक को सीधे या किसी मध्यस्थ के माध्यम से बेची जाती हैं, बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है, प्राथमिक बाजार में केवल प्रतिभूतियों की खरीद होती है, वहाँ प्रतिभूतियों को बेचा नहीं जाता है। तो जो प्राइमरी मार्केट होती है, वहाँ सिर्फ सेल करी जाती है, यानी कि कोई कंपनी जो अपना आईपीओ वगैरह लाएगी, वो आपको सेल करेगी, आप उसको बेच नहीं सकते उस टाइम पे, तो उसे ही प्राइमरी मार्केट कहते हैं। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा है, कंपनी कीमतें कंपनी के प्रबंधन द्वारा निर्धारित और तय की जाती है, बिल्कुल सही है। जब कोई आईपीओ आता है, तो वो कंपनी ही निर्धारित करती है, उसके बोर्ड ऑफ मेंबर ही निर्धारित करते हैं कि जो शेयर होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होगी, उसका शेयर का प्राइस क्या होगा। डी ऑप्शन है, एक निश्चित भौगोलिक स्थान होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो ये डी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन-सा है? तो सबसे पश्चिमी जिला है शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है, सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे दक्षिणी जिला यानी कि सबसे नीचे की तरफ जो है वो सोनभद्र है और जो सहारनपुर है वो सबसे उत्तरी जिला है। सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, सबसे पूर्वी जिला बलिया और सबसे उत्तरी जिला पूछा है तो हो जाएगा शामली, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न आया था, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान राज्यों और उनकी राजधानियों के बारे में गलत मिलान बताना है। यानी कि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। तो पहला है, मगध की गिरिब्रज थी, बिल्कुल सही है। वत्स, कौशाम्बी, बिल्कुल सही है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, बिल्कुल सही है। काशी और मथुरा, तो ये ऑप्शन गलत है। मथुरा जो है वो शौरसेन की राजधानी थी। तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न था, उत्तर प्रदेश के माता टिला बाँध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इससे पहले ही 2 लेक्चर पहले ही मैंने अपलोड किया था, यूपी स्पेशल के 75 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए थे। उसमें हमने बताया था कि जो है आपकी जो ललितपुर में बेतवा नदी के ऊपर माता टीला बाँध बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? ललितपुर में बेतवा नदी के ऊपर माता टीला बाँध बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न आया था, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन जैसे यूपीजीआईएस 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो जो है उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है 2023 की, वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को 2024 में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है? ये 2024 की पूछ रहा है, उससे पहले के नहीं पूछ रहा है। तो 2024 वर्ष 2024 में किनको दिया गया है? तो वर्ष 2024 में इनमें से किसी को नहीं दिया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। किन-किन को दिया गया है? कुल 6 यूपी के जो उत्पाद हैं उनको दिया गया है। वे कौन-कौन से हैं? तो पहला था पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट, दूसरा था बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, तीसरा था बरेली केन एंड बंबू क्राफ्ट, चौथा है थारू एम्ब्रॉयडरी ऑफ उत्तर प्रदेश जो थारू जनजाति के द्वारा बनाई जाती है एम्ब्रॉयडरी, पाँचवाँ था बरेली जरी जरदोज़ी और छठा था बनारस की तिरंगी बर्फी या तिरंगा बर्फी। तो इन 6 जो आइटम्स हैं, इनको जीआई टैग दिया गया था 2014 में, सन 2024 का पूछ रहा है। तो सन 2024 में इनमें से किसी को नहीं मिला है, इसमें ई ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। अगला प्रश्न था, कछुआ वन्यजीव अभयारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए।
पहला ऑप्शन है, यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव अभयारण्य था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आया था, वित्तीय बाजारों के कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बचत जुटाना और उन्हें सबसे अधिक उत्पादन उपयोगों में लाना। दूसरा है, मूल्य खोज को सुविधाजनक बनाना। तीसरा है, वित्तीय परिसंपत्तियों को तरलता प्रदान करना। और तीसरा है, लेन-देन की लागत को कम करना। तो ये हमसे सेबी के बारे में शायद पूछ रहे हैं। तो इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन, मुझे लगता है इसमें हो जाएगा सारे ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। इसमें फाइनेंशियल मार्केट में सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, तो इसका डी ऑप्शन ही सही है। अगला प्रश्न है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स या सिक्योरिटीज के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कॉल मनी, दूसरा है ट्रेजरी बिल, तीसरा है कमर्शियल पेपर और चौथा है ट्रेड बिल। उपयुक्त में से कौन सी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटीज हैं? तो ये जो सभी हैं, ये सभी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटीज में आती हैं। कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर या ट्रेड बिल, ये सभी आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज वर्ष में स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज जो था वो 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि मुंबई में जो बीएसई है वहां पे स्थापित किया गया था। जो एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका जो पैरामीटर है वो सेंसेक्स है, वो 1992 में एनएसई जो है वो 1992 में स्थापित किया गया है। जबकि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई वो 1875 में स्थापित किया गया था मुंबई में। अगला प्रश्न आया था, सेबी के विनियामक कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। पहला कथन है, दलालों और उपदलालों तथा बाजारों में अन्य खिलाड़ियों का पंजीकरण। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर, सब ब्रोकर एंड अदर प्लेयर इन द मार्केट, ये करता है, सेबी का काम है, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन था, सामूहिक निवेश योजनाओं और म्यूचुअल फंडों का पंजीकरण, ये भी करता है। तीसरा है, कंपनियों द्वारा अधिग्रहण बोलियों का विनिमय, ये भी करता है। तथा अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुल्क या अन्य शुल्क भी लगाता है। तो ये सेबी जो है ये चारों ही कार्य करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण की घोषणा की है? तो बनारस में जो है उत्तर प्रदेश अनाउंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ वैदिक 3D म्यूजियम्स इन वाराणसी। अगला प्रश्न था, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष में किया गया था? उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2004। सेकंड लास्ट प्रश्न है, पहला यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। द फर्स्ट यूपी इन्वेस्टर समिट वाज हेल्ड इन 2018 2018 में। अंतिम प्रश्न था, उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? द डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड एज द राइस बॉल ऑफ द उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन है सी, चंदौली। चंदौली को उत्तर प्रदेश का राइस का कटोरा, राइस बॉल ऑफ उत्तर प्रदेश कहते हैं। तो ये सभी 100 के 100 क्वेश्चन थे जो आज के यूपी ट्रिपल एससी जेए जो 54 पोस्टों के लिए स्पेशल एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे 19 जनवरी 2025 में।